वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह हमने कहा कि AI, a lot of people call it artificial intelligence. My favorite way of referring to it is alien technology, because it is very right to assume कि आज तक ह्यूमैनिटी ने हमेशा टूल्स एंड टेक्निक्स की बात की हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स जो हमने ख़ुद इन्वेंट की, हमने उससे काम लिया और यकीनन ये समझा जाता था कि ठीक है, ये काम एफिशिएंसी के साथ किया जा सकता है इस नई टेक्नोलॉजी या नई डिवाइस के साथ, लेकिन जो इसका मास्टरमाइंड है वो एक ह्यूमन ब्रेन है। राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस तेज़ी से मशीन लर्निंग हो रही है कि दिस मे बी अ पावर मच ग्रेटर दैन व्हाट वी हैव समन्ड। जैसे होता है ना कि आप एक ऐसी चीज़ की ईजाद कर लें जो आपसे भी ज़्यादा होनहार हो जाए, तो आज सवाल ये पैदा होता है कि इसको किस तरह सिखाया, पढ़ाया और रेगुलेट किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो गवर्नमेंट्स के और मुख्तलिफ कंपनीज़ के सामने है। आज ये शुरुआत में हमें बड़ी आसानियाँ दे रहा है, हमारी क्रिएटिविटी इससे इन्हांस हो रही है, लेकिन कहीं ऐसा है तो नहीं, जो कि एक बड़ी रेलेवेंट डिबेट रहती है कि ना सिर्फ ये कि ह्यूमन बींग्स जो इस वक्त अपना काम कर रहे हैं वो आपसे कहीं बेहतर AI या मशीन्स कर पाएंगी, सो यू माइट बी आउट ऑफ जॉब्स, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आप किस तरह की दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। मशीन्स की इस दुनिया में इंसान होने का मतलब या मकसद क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो इंसानियत के सामने है। एंड हु बेटर टू आस्क इट देन एन एकेडमिशियंस। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर इंतसार रिजवान। आप एक एकेडमिक हैं, AI स्पेशलिस्ट हैं, ओवर अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन सिग्नल, इमेज एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप क्लाउड बेस्ड मशीन्स को डिज़ाइन करते हैं, मशीन लर्निंग को और डीप लर्निंग सोल्यूशंस को डिज़ाइन करते हैं, और ये ख़ास तौर पर अप्लाई किए जाते हैं हेल्थ केयर में, बायोमेडिकल में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इंतसार फॉर बीइंग हियर विद अस। सो लेट्स बिगिन विद द पिवटल क्वेश्चन। क्या ये लोगों का अस्यूम करना सही है कि बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट्स इन AI एंड टेक्नोलॉजी वेरी सून अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स आर गोइंग टू बी आउट ऑफ जॉब? जैसे एक ज़माने में हम कहते थे कैलीग्राफी और टाइपोग्राफर्स होते थे, लेकिन जब मशीन आई, प्रिंटिंग आई, तो वो आउट ऑफ जॉब हो गए। लाइक दिस इज़ अ वेरी रिडंडेंट, वेरी जुवेनाइल एग्जाम्पल, लेकिन क्या ये एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ भी होगा इन द डेज टू कम? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसकी मैं एक एग्जांपल इस तरह दूंगा कि जब भी कोई न्यू टूल या कोई भी चीज़ हम इजाद करते हैं, जब उसका इस्तेमाल शुरू करते हैं, तो उसकी वजह से शिफ्ट आती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर आपने देखा कि चीज़ें ऑटोमेट हुई हैं और उसकी वजह से काफ़ी सारी जॉब हुआ है। सिमिलरली जब AI का इस्तेमाल शुरू होगा तो उसके साथ भी चीज़ों के अंदर शिफ्ट आएगी। हम ये कहना कि एक्सपर्ट्स को आप रिप्लेस कर देंगे, वो नहीं होगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, विल यू ट्रस्ट योर AI टू डू अ सर्जरी ऑन अ ह्यूमन? ठीक है, विदाउट एनी human intervention, someone who is overseeing. At the end of the day, the expert is the human who is making the final decision in terms of what happens and what doesn't happen. So the human expertise, जो subject matter expert at that, will stay as an overseer, and AI would just be an assistant tool जो कि हम use करते रहेंगे. From academia's perspective, आप बात करते हैं कि हमारे पास AI tools का benefit क्या है, हमने research करनी है, it's a research assistant available to us. इसकी वजह से पैराडाइम शिफ्ट क्या आएगा? पहले हम स्टूडेंट्स को एवेल्युएट करते थे, लाइक फॉर एग्जांपल वी आस्क्ड देम टू राइट अ रिसर्च पेपर। अब हम उनको एवेल्युएट, जब बिकॉज हम नाउ वी हैव द AI टूल्स व्हिच कैन राइट दोस रिसर्च पेपर्स फॉर अस, सो द क्वेश्चन बिकम्स नाउ वी आर नॉट एवेल्युएटिंग देम इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन whether or not they wrote that paper. In fact, we asked them what was the process that went behind that writing the paper. इसका मतलब क्या है कि उन्होंने क्या सवाल AI से पूछे, AI ने क्या जवाब दिया, उससे उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, और फिर उस इंफॉर्मेशन से उन्होंने अपना एनालिसिस क्या किया और उसको कैसे यूज किया। तो जो शिफ्ट है वो बेसिकली यस, AI विल हैव एन इम्पैक्ट। एब्सोल्युटली। So this shift that we are talking about, especially अगर हम academics और learnings में बात करें, वो ये होगा what is going to be the quality of questions. People are going as far as saying कि now the education system का जो सबसे बड़ा challenge है कि वो सही सवाल सीखने की सलाहियत उजागर कर सके इंसानों के अंदर, क्योंकि जवाब अगर मशीन ने दे दें। But my real question is, Dr. Intisar, because this is an area and this is a subject of interest, एक argument इसके खिलाफ ये भी है कि जितनी इस वक्त AI पे, ChatGPT पे जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अगर तो हम वही एकेडमिक्स वाला अभी पॉइंट ऑफ व्यू या स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात कर रहे हैं, उसमें आप ये देखें कि ये डाइवर्स ओपिनियन नहीं है।
यहाँ तक कहा जा रहा है कि दिस इज़ मिड वेस्ट में रहने वाली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स जो कि प्राइमरीली मिड एज कॉकेशियन वाइट मैन हैं, ये ज़्यादा उनका ओपिनियन है. व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ AI एंड द एकेडमिक इंफॉर्मेशन एंड विजडम एंड नॉलेज दैट इज़ अवेलेबल टू देम फॉर अदर कंट्रीज? यानी इसमें डिवर्सिटी है क्या? इसमें अफ्रीकन वॉइसेस, एशियन वॉइसेस और दूसरे कल्चर्स की आवाज़ें और विजडम शामिल है? यस, ये बहुत बड़ा चैलेंज आपने सामने लाया है. लाइक AI को ट्रेन करने के लिए हमें सबसे पहली जो चीज़ चाहिए, डेटा के पैटर्न्स से वो AI को आपने मॉडल बनाया. अब वो डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटा इज कमिंग फ्रॉम ऑल द वेब स्क्रैपिंग, इट्स फ्रॉम द वेब. प्रीडोमिनेंटली जो डेटा आपका आ रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन हु इज यूजिंग द इंटरनेट. सो वो तमाम पॉपुलेशंस, वो तमाम एरियाज जो इंटरनेट यूज नहीं कर रहे, दैट एसेंशियली मीन्स दे आर क्वाइट. फ्रॉम AI's पर्सपेक्टिव, AI ने वो डेटा नहीं देखा. ठीक है. सिमिलरली इन केस ऑफ माइनॉरिटीज, अब आपकी लाइक फॉर एग्जांपल आपने वाइट की एग्जांपल दी. वाइट की एग्जांपल जो आपने दी है उसमें इसलिए वो प्रीडोमिनेंटली दे आर द वंस हु इज यूजिंग इंटरनेट फार मोर कंपेयर टू सम ऑफ द अदर माइनॉरिटीज. उनकी वॉइसेस प्रोमिनेंट है. इसका मतलब ये कि जब AI ने लर्न किया तो उसने उसको वेटेज ज्यादा दी. अब कॉरस्पॉन्डिंगली जिन्होंने कम इस्तेमाल किया, और इसकी वजह से आपको पता है, इसी प्रॉब्लम की वजह से व्हाई AI इज डेंजरस. जो तमाम इनहेरेंट बायसेस व्हिच वी सी ऑन द इंटरनेट, दे बिकम पार्ट ऑफ द AI. और उससे आप चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज एक ट्वीट करता हूँ एक कोई नया टॉपिक के ऊपर, और वी कीप ऑन रिपीटिंग दैट, और लेट्स से वो वायरल होकर टॉप 1 पे आ जाती है. दैट डेटा इज यूज्ड टू ट्रेन अ मॉडल. वो जो ट्वीट, वट एवर दैट वॉज बीइंग रिपोर्टेड, इफ इट वॉज नॉट अ फैक्चुअल ट्रुथ, ह्यूमन ट्रुथ नहीं है, एंड डॉक्टर इंतजार, आप बल्कि ये भी देखें ना कि हम जब स्टूडेंट्स थे, एंड वी आर ऑल डिजिटल इमिग्रेंट्स, यानी वी weren't born with these technologies, but we noticed कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे तो ऑब्वियसली अगर किसी भी चीज़ को आपने वेब सर्च किया तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपनी जगह कि आपके पास भी ज़्यादा वक्त नहीं होता था, तो आप पहले 10 रिसोर्सेज जो इंटरनेट आपके सामने रखता था जो कि जियोग्राफिकली वैरी करते थे. अगर यही कीवर्ड्स की सर्च मैं पाकिस्तान में करती हूँ तो मेरे रिजल्ट्स एज़ कम्पेयर टू इफ़ आई वाज डूइंग इट इन न्यूयॉर्क बहुत मुख्तलिफ आते थे. उन बायसेस को भी हटा लीजिए. एटलीस्ट आई हैड टू कोम थ्रू अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड कम टू माई ओन कंक्लूजन्स. मुझे अपने जहन साजी के लिए ऑल्टरनेटिव हो सकता है रास्ते मिल जाते या एक से ज़्यादा सोर्सेज मिलती थी. What is most dangerous is कि जब हम Gen Z की बात करते हैं and the way they are becoming addicted to ChatGPT या AI, वो 3-4 मुख्तलिफ resources की भी बात नहीं कर रहे. Search engine optimization is a thing of the past. अब वो एक ही जवाब जो उनके पास आता है उसी को वो valid answer समझ के they are taking up on it and they are forming their opinions and their decisions based on that. How dangerous is that? There are two things which I would like to talk about it on this topic. First is the hallucinations. All AI suffer with the hallucination. What does a hallucination mean? Hallucination means कि ChatGPT factually कोई चीज़ बताता है और आप उसको accept कर लेते हैं as truth. And when जबकि in reality it wasn't a truth. आपने जो चीज़ हम ये realize नहीं करते कि ChatGPT at the end of the day or any other AI algorithm is just an algorithm. It's a very complex algorithm and it relies on prediction. What it only does is it has learned some pattern from the words and it's predicting a word which makes sense based on the logic that it has been built on. It doesn't know what is the truth. Why? Because it doesn't have a living experience. He hasn't lived like a human कि उसको पता हो कि हाँ ये बात सही है या गलत है. It doesn't have a moral. एक बड़ी simple example है. When we see a word danger, हमें उसका मतलब है we have a sense of self-preservation. हम उसको avoid करेंगे. What does danger mean to AI? It doesn't mean anything. इसकी एक और एग्जाम्पल है. आप AI को सिंपल एक चीज़ कहते हैं कि do not do this. थोड़ी देर बाद आप काम कर रहे हैं, आप you are working with the AI and it repeat that thing. क्या उसको कोई फर्क पड़ता? Is there a consequence for the AI? There is no consequence. Imagine this happening in critical care or in other safety situations where AI makes a decision but doesn't realize the consequence. As a human, it's our responsibility where we have to realize what are the consequences of the actions that the AI is taken. So AI is not the final deciding authority. At the end of the day, it's the human. Human has to make the final decision based on his expertise because AI doesn't have those expertise. But the AI does have the power. But the AI
You are absolutely right, but the AI does have the power to overpower our senses. जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर overseer, regulator, somebody who's in charge needs to still be human. लेकिन even if this human being is able to be, influenced and impacted by AI, यानी AI अगर आपको simulation में दिखाए कि अगर ये decision नहीं लिया गया जो AI के ख्याल में right decision है, then the consequences are going to be much worse, and they are able to trigger a certain fear in human beings. Then also the caution will be thrown out of the event, and this is a very real reality. जब हम बात करते हैं possibilities of war and conflict की, लोग यही तो बात कर रहे हैं कि AI could present a situation to you which is far more worse than the ground reality, and you could be fear mongering, you could be hate mongering because of that. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका अगर आप साइकोलॉजी में जाके टर्मिनोलॉजी सर्च अप करें तो विच इज कॉल्ड डनिंग-क्रूगर्स इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ टाइप करते हैं चैट जीपीटी के अंदर या उसके अंदर, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, आप उसके बाद उसको पढ़ने के बाद आप ये समझते हैं यू आर एन एक्सपर्ट, विच इज़ एन इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। या यू थिंक दैट द टास्क इज सिंपल एज कम्पेयर टू कि वो इतना सिंपल है नहीं जितना आपको लगता है। एक्सपर्ट लेवल के ऊपर यानी हमारी प्रॉब्लम क्या है? सिंपल, आप दे आर 4 लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस। आप जब कोई चीज़ सीखना शुरू करते हैं, नई चीज़, तो इनिशियली आप थोड़ा सा सीखते हैं और आप कहते हैं ओह दिस इज़ वेरी इजी। फिर आपको एक इल्यूजन होती है कि आप समझते हैं नो आई एम एन एक्सपर्ट। फिर जब एक्चुअल में वो काम करने लगते हैं फिर आपको पता चलता है नो इट इज़ वेरी टफ। जब आपको वो चीज़ नजर आती है टफ, नो यू रियलाइज नो इट वाज़न्ट एज इजी एज आई थॉट इट टू बी। फिर आप अगला स्टेप क्या लेते हैं? जब आपको पता चलता है कि इट इज़ डिफिकल्ट, यू स्टार्ट टू लर्न, एंड दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप वो लर्निंग स्टार्ट करते हैं। आप रियलाइज करते हैं नाउ आई हैव टू लर्न दिस थिंग। जब आप वो लर्न करते हैं उसके बाद फिर आप उसको रिपीटेडली अगर करेंगे तो फिर एक लेवल आएगा जहां पे आपने एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है कि नाउ यू कैन वर्क ऑन इट सबकॉन्शियसली। प्रॉब्लम विद द एआई इज व्हेन पीपल आर यूजिंग दैट एआई, वो जो लेवल ऑफ स्ट्रगल है व्हेन दे डिडंट नो हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दैट इज गोइंग अवे। Now they get the answers readily, which you are talking about in case of the expertise. Now, if regulator काम कर रहा है, regulator को बहुत सारे problems थे जिसमें उसने search किया, उसमें से problem को resolve किया. By the time he went at the final, उसके बाद उसको decide किया, okay, this is what is the final product look like. Now AI डॉक्टर इंतजार इसको हम you are जी Absolutely. So number one, there is a risk of oversimplification. There is a risk of that demi-illusion where you feel that you're an expert. और जिसको उर्दू में हम अक्सर एक मिसाल के तौर पे कहते हैं ना कि नीम हकीम वबाले जान। आपको लग रहा है कि आप एक एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपके पास एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। All that information is something that you're plagiarizing, यानी आपके सामने रख दी गई है और उसको पढ़कर आपको ये महसूस हो रहा है कि हाँ ये टास्क मैं कर सकता हूँ। It's not as simple as that. So these are some of the big tactical questions जो मेरे ख्याल में, और हमारा मुझे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ज़्यादा फ़िक्र इस बात की ये है क्योंकि हम अक्सर चीज़ों में कूद जाते हैं विदाउट कमिंग अप विद द फिलोसॉफिकल, और ये तो है ही एक इवॉल्विंग फील्ड। तो आपके पास अगर एक नैरेटिव, एक ओवर आर्चिंग फ़िलासफ़ी ना हो और उसके बगैर अगर आप इस चीज़ की शुरुआत कर लें तो आप एक ऐसे प्रॉब्लम में चले जाएंगे जिसके बाद आपके लिए रिवर्स गेयर लगाना मुश्किल होगा। एक और इसकी मिसाल आपको दे देती हूँ कि जैसे पहले टूरिज़्म बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था इन द नॉर्दर्न एरियाज़, बट नाउ विद द क्लाइमेट चेंज वी रियलाइज कि सम ऑफ द सो कॉल्ड रीसेंट एक्टिविटी इज़ एक्चुअली डेट्रीमेंटल टू द नेचुरल टोपोग्राफी एंड द एनवायरनमेंट ओवर देयर। सो दीज आर थिंग्स दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स विद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इंतज़ार हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ऑफ कोर्स वी learned a lot from you, and inshallah hope to carry on these conversations further on as well.